बाजार बोलता है। इसमें एफआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं कि कैसा रहा कल का एफआईज का रुझान और डीआईज का डेटा। और एफआईज एज यूजुअल सेलिंग करते हुए नजर आए, 2377 करोड़ रुपए की, 1618 करोड़ की बाइंग डीआईज करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं क्वांटम में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन चल वही रहा है, ट्रेंड वही है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं, वहां पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो यूएस मार्केट में तो कल जैसा आप देख सकते हैं करीब 427 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली, करीब 1% नीचे था। शंघाई और हैंगसेंग यहाँ पर ग्रीन मार्क में आ चुके हैं। निकाई में देखिए करीब 836 पॉइंट की गिरावट है। आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे 2.25% की गिरावट है। कोस्पी भी रेड मार्क में बना हुआ है, लेकिन इतना डीप रेड नहीं है, कुल 4 पॉइंट नीचे है, तो इतना कुछ खास नहीं माना जाएगा। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज जो सबसे ऊपर चल रहा है उसमें ज़ैंटैक करीब 8.25%, आइनॉक्स विंड करीब 7.5%, स्पार्क करीब 6.5%, डेटा पैटर्न्स करीब 6%, जीआरएससी करीब 6%। तो अच्छे कुछ काउंटर जो पिटे हुए थे, जो डिफेंस और इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए थे, वहाँ पर कुछ रिकवरी। गिरावट कहाँ है? पीआई इंडस्ट्री करीब 2.5%, ओएफएसएस करीब 2.5%, इंडस्ट्रियल बैंक, सफायर फूड एंड एमजीएल, इन सभी में करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज का जो विनर है वो एक्चुअल में रिलायंस है, जो मार्केट को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेकर चल रहा है। रिलायंस, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट, इन सभी काउंटर्स ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। जहां पर कहीं ना कहीं वीकनेस है, उसमें जो इंडेक्स को नीचे लाने की काम कर रहे हैं वो इंडस्इंड बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, थोड़ा बहुत एसबीआई या टीसीएस कह सकते हैं जो कि रेड मार्क में बने हुए हैं। लेकिन आईटी काउंटर्स में मोरलेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 300 पॉइंट आईटी निफ्टी डाउन है। अगर ये 300 पॉइंट डाउन नहीं होती तो शायद मार्केट अच्छा चल रहा होता और ज़्यादा, क्योंकि रिलायंस पूरी तरह से ग्रीन में है, अच्छे से चल रहा है, निफ्टी बैंक ग्रीन में है। तो मार्केट ओवरऑल जो एक पूरा मार्केट की बास्केट देखेंगे वो ठीक है, केवल आईटी कमज़ोर है। प्रशांत सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आईटी काउंटर्स, क्या ऐसा लग रहा है कि जून से लेकर मोटा मोटा फरवरी तक आप मान लीजिए कि सर आईटी काउंटर ही चले और बाकी पूरा मार्केट नहीं चला, इसका रिवर्सल होना ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि अब आईटी काउंटर ही पिटेंगे और बाकी सारा मार्केट चल जाएगा? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी। मुझे लगता है आईटी और फार्मा ये दोनों अभी भी क्लियर डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी नो जो भी टैरिफ वॉर का जो इशू चल रहा है। एंड लॉट ऑफ बिग आईटी कंपनीज इन यूएस, दे हैव आल्सो सेड कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ नो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। शायद वहां पे जो डी ग्रोथ का अगर एक्सपेक्टेशन है तो ऑब्वियसली इंडियन आईटी मार्केट्स के लिए वो इनडायरेक्टली नेगेटिविटी है। सो आई थिंक दैट द ट्रेंड विल चेंज। ये दो दो सेक्टर है, आईटी और फार्मा, इन दोनों में अभी भी क्लियर विजन नहीं लग रहा है कि मतलब ट्रम्प से क्या इंडिकेशंस आएंगे और सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा और हाउ विल दैट अफेक्ट देयर बिजनेस मॉडल। तो ओवरऑल देयर दो सेक्टर शायद नेगेटिव ट्रेंड में जाए और बाकी जो भी नॉन टैरिफ वॉर के अंदर आते हैं आत्मनिर्भर सेक्टर्स, तो वहां पे शायद पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो इन सारे सेक्टर्स पे सर को लगता है कि पॉजिटिविटी बन सकती है और कुछ एक सेक्टर्स हैं जो परेशानी में आ सकते हैं। लेकिन कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कल मैक्सिको कनाडा पर यूएसएमसीए के तहत जो गुड्स हैं उस पर टैरिफ टाल दिया गया है। अब ये टैरिफ 2 अप्रैल तक टाला गया है। यूएसएमसीए है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। इसके तहत जो भी गुड्स आते हैं उनके लिए टैरिफ 2 अप्रैल तक टाला गया है और ये यूएस की तरफ से टाला गया है। यूएस ने कहा कि हम अभी इनको 1 महीने के लिए नहीं लगाएंगे। प्रशांत सर, बहुत सारे गुड्स हैं जो कि यूएसएमसीए में आते हैं। अब ये कहीं ना कहीं पहले टैरिफ लगाते ही यूएस ने बोला कि हम एग्री पर नहीं लगाएंगे, फिर बोल रहे हैं कि ऑटो वाले को 1 महीने खिसका देंगे। अब लग रहा है कि यूएसएमसीए के थ्रू अब हम इसको 1 महीने आगे डेफर कर देंगे। इन्होंने शायद सोचा था कि धमकी दे दें और उसके बाद असर देखें कि सारे देश हमारे चरणों में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मैक्सिको ने कहा हम वीकेंड तक लगा देंगे, कनाडा ने तुरंत लगा दिए, चाइना ने तुरंत लगा दिए। तो इनको अब शायद ये पता लग गया कि दूसरे देश भी एक नफरत की शायद उनमें आग है। और मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में तो लोग इस तरह से हो गए कि वो यूएस के प्रोडक्ट अगर वो सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो वो खरीद ही नहीं रहे, जिस पर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए वो खरीद नहीं रहे। मार्केट इतना हिट उनके अंदर आ चुका है यूएस प्रोडक्ट्स को लेकर। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो यूएस बेस्ड कंपनियां जो इंडिया की हैं, लाइक
भारत फोर्ज और ये जितनी भी आईटी कंपनियां हैं और मदरसन का भी काम है, जेके टायर्स मैक्सिको में काम करती है काफ़ी ज़्यादा, ऐसी कंपनियों पर क्या व्यू रखना चाहिए? तो आई थिंक नॉर्थ अमेरिका के लिए जो भी इंडियन एक्सपोर्ट्स है उनके लिए शायद थिंग्स पॉजिटिव रहेंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा इनको बेनिफिशियरी टर्म्स मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नो डूइंग देयर बिजनेस। बट ओवरऑल मुझे लगता है जिस तरीके से जो ये टैरिफ वॉर का जो कमिटी है अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रम्प, मुझे लगता है वो लोग बहुत सारे चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हमने हार्ड कोर अगर ये जो टैरिफ अप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली वहां से भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन एक्शन आ सकता है। तो दैट विल ऑब्वियसली डिफिकल्ट फॉर देयर ओन कंट्री टू मैनेज देयर ओन इकोनॉमिक्स। जिस तरीके से इन्फ्लेशन का जस्टिफिकेशन फेड के चेयरमैन दे रहे हैं कि ऑब्वियसली कमिंग 3 to 6 months इन्फ्लेशन विल राइज वेरी सूनर बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर। तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा डर के दे आर अगेन रीएडजस्टिंग देयर स्ट्रेटेजीज, और जो 1 महीने के लिए टाले हुए हैं अगेन दे आर कंसिडरिंग सेक्टर वाइज, मुझे ऑटो में नहीं करना है, मुझे एग्रीकल्चर में नहीं करना है, चीजों को समझ के जो डेली नीड्स है जहां पे दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विच दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर, बिकॉज अभी तो कोई है वही रहेगा भी नहीं, और शायद अगर वो चालू करने के लिए टाइम भी लगेगा, और अगर चालू करने जाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू मेक्सिको को या कनाडा से वो चीज लाने में। तो आई थिंक द कमिटी इज टोटली डिस्टर्ब राइट नाउ एंड दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट कि कौन से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को लगाना चाहिए, जो डेली जो चीजेस होते हैं वहां पे नहीं लगाना चाहिए। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। बिल्कुल, अमेरिका अपनी प्रॉब्लम में फंसता जा रहा है और उसके कुछ डेटा भी दिख रहे हैं। एक जॉबलेस डेटा तो चलिए ठीक आ गया था कल, कि जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। वहाँ पर 2.42 लाख थे पहले, जो वीकली डेटा आता है इनका, उससे गिरकर अब 2.21 लाख लोग हैं जो कि जॉबलेस हैं। तो ये क्लेम आए वहाँ पर, तो ये डेटा थोड़ा राहत देने वाला था। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि फेड की जो पॉलिसी होगी उसमें इंटरेस्ट रेट कट करने का कितना प्रेशर होगा, ये भी एक इस डेटा से काफ़ी कुछ हद तक डिसाइड होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेटा जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी नाखुश हैं और पूरा अमेरिकन प्रशासन हिला हुआ है, वो है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट। 34% बढ़ गया, $131 बिलियन आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये सारा काम जो बाइडन गवर्नमेंट का है, जो कि इतना डेफिसिट आ रहा है। प्रशांत सर, ये तो डबल ट्रबल हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि अगर एक तरफ अब वो ट्रेड वॉर छेड़ चुके हैं और ट्रेड वॉर में धमकियों के साथ साथ उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया, और अब उनको टैरिफ से ही वापस लेना पड़ रहा है अपने स्टेप, और ऊपर से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। सर, ये यूएस ज़्यादा फंसता हुआ दिख रहा है इस पूरी सिचुएशन में, और लग रहा है कि यूएस मार्केट ही गिरता रहेगा, अब हम चलते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गिरिए, कोई बात नहीं। आई थिंक वो वही हो रहा है, जिस तरीके से वो अनप्लैंड हेडलाइंस बनाते हैं, उनका रेसिप्रोकल इफेक्ट देखते नहीं है कि मैं ये करने के बाद मुझे 3 महीने 6 महीने 1 साल में क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आई थिंक जब भी वो जीतने से पहले और जीतने के बाद इमीडिएटली बहुत सारे बड़े बड़े हेडलाइंस बना दिए। ऑब्वियसली वो हेडलाइंस को बरकरार रखने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, वरना ऑब्वियसली अगर कोई इकोनॉमिस्ट कोई काम करता है ये चीजों पे, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओन इकोनॉमी टू सस्टेन। उनकी ग्रोथ कितनी है, 2.5 के आसपास, उस पर अगर पूरे दुनिया के साथ अगर वो लड़ते बैठेंगे तो शायद वो ग्रोथ भी आना मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लेशन अगेन, मतलब मेरे हिसाब से अगर ये हर चीज अप्लाई हो जाता है हर कंट्री पे, रेसिप्रोकल प्लस 3 कंट्री के ऊपर उन्होंने 25% डाल दिया है, तो आई थिंक इन्फ्लेशन विल डबल फ्रॉम द करंट लेवल्स। सो इट इज इनडायरेक्टली गिविंग लॉट ऑफ ओन प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग ओन प्रॉब्लम्स, प्लस जो भी अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जो यूएस के आ रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू प्ले द ब्लेम गेम विद बाइडेन सरकार। तो मुझे लगता है वो भी नाखुश हो जाते हैं। आई थिंक द होल इकोनॉमिक इज इन ट्रबल राइट नाउ। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये जो April 2 है और 1 जून, वहां तक मुझे लगता है कि ये हेडलाइंस थोड़े से जस्टिफाइड हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, और ओवरऑल मार्केट से सही हो जाएगा एशियन मार्केट्स के लिए। ऑब्वियसली इंडिया इज ए हाई ग्रोथ सेक्टर कंट्री विद 6% प्लस जीडीपी ग्रोथ, तो लॉट ऑफ मनी विल फ्लो स्टार्ट कमिंग फ्रॉम April to June। बिल्कुल सर, एक चीज़ बताइए कि अगर अमेरिका में खुद उनके यहाँ पर थोड़ी मंदी आ जाती है, और उससे ऑफकोर्स सीधी सी बात होती है कि जनरली बहुत सारी कमोडिटीज़ नीचे आ जाती हैं, जिनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में होता है। फॉर एग्जांपल क्रूड में ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, सबने उसी से लिंक कर दिया कि ठीक है क्रूड पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसलिए प्राइसेस नीचे आ गए। लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पर भी पूछना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका में थोड़ा स्लो डाउन आता है इस ड्यू टू दिस ट्रेड वॉर, तो क्या लगता है कि क्रूड नीचे आएगा और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमारी कंपनीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को?
ऑब्वियसली आई थिंक एनी $1 जो गिरता है क्रूड में, इट इज गिविंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर इंडियन मार्केट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एज वेल एज इन द इन्फ्लेशन, जब क्रूड अपना एवरेज क्रूड कम हो जाता है। बट मेरे हिसाब से खुद के इकोनॉमिक यूएस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द यूसेज इज गैस। मुझे वहाँ पे उनको पेट्रोल और डीजल से फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली दे हैव लॉट ऑफ रिजर्व्स, they want to drill it and then supply it in the global markets. Obviously हाई सप्लाई पे मुझे लगता है कि क्रूड जो अभी $69-70 चल रहा है, अभी तो मुझे लगता है वो 62-65 तक आ जाना चाहिए, अगर हाई ड्रिलिंग करके अगर प्रोडक्शन बना के अगर वो मार्केट में सप्लाई करना चालू कर दे तो ऑब्वियसली प्राइस तो बहुत कम होगा। तो ओवरऑल इट इज बेनिफिटिंग इंडियन मार्केट्स थ्रू इन्फ्लेशन एज वेल एज the companies which are into lot of usage of this energy. बिल्कुल। यूएस का चाइना के साथ ही सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, करीब $295 बिलियन का। इंडिया का तो करीब $34 बिलियन है, यानी कि यूएस का कुछ कंट्री से जहाँ से सरप्लस होगा वहाँ से होगा, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। सर, अगर ट्रेड वॉर एक्चुअल में तो ये जो शुरू टर्म हुई थी इन्होंने चाइना के लिए शुरू की थी, ये इस दूसरी टर्म में इनका जो ट्रेड वॉर है वो दुनिया के दूसरे देशों से आ गया। लेकिन ट्रेड वॉर एक्चुअल में तो टारगेट वो इतने सारे देशों को अपने खिलाफ शायद ना करें, थोड़े दिन बाद उन्हें इवेंचुअली समझ आ जाएगा कि चाइना से जब लड़ रहे थे जब सब लोग इनके साथ थे, लेकिन जब इन्होंने सबके साथ लड़ना शुरू कर दिया तो सब लोग इनके खिलाफ हो गए। इवन इनके दोस्त यूरोपियन देश भी निराश हो गए, कनाडा निराश हो गया, मैक्सिको निराश हो गया, सब लोग इनसे, अब आसपास का माहौल ही इनके गर्म हो चुका है। इंडिया भी इतने अच्छे संबंध थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो भी संबंध उन्होंने ख़राब कर लिए आते। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर अगर आना पड़ा तो वो केवल और केवल चाइना से ही लड़ते रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, मजे की बात यह है कि चाइना ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे वो फिजिकल वॉर हो चाहे वो ट्रेड वॉर हो। सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप को तो जो प्रेशर टैक्टिक्स पूरी तरह से उन पर उल्टी हो चुकी है, पूरी तरह से। अब चाइनीज़ मार्केट भी इसलिए ग्रीन में आ गए कि वो अपनी इकोनॉमी खुद बचा लेंगे। 5% की जीडीपी ग्रोथ का टारगेट भी दिया उन्होंने। सर, इन केस केवल ये वॉर यूएस और चाइना के बीच में ज़्यादा एग्रेसिव साइड पर रहता है, बाकी देशों के साथ थोड़ा कम रहता है, तो दो दुनिया की इकोनॉमीज़ ज़्यादा परेशान रहेंगी, खुद यूएस और दूसरी चाइना। और यही दोनों जो इकोनॉमीज़ हैं यही कमोडिटीज़ और बाकी चीज़ें डिसाइड करती हैं। सभी के ज़्यादातर प्राइसेस इन्हीं के इन दोनों देशों से ही डिसाइड हो जाते हैं। क्या लगता है सर, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी विन सिचुएशन बन के आएगी? ऑब्वियसली सर, जिस तरीके से बोलते हैं दो झगड़ों के बीच में तीसरे का जो बेनिफिट होता है, तो आई थिंक दैट विल बी द प्ले गोइंग फॉरवर्ड। देखो, चाइना बहुत स्ट्रांग है, इंटरनल भी स्ट्रांग है, और ग्लोबली बहुत सारे चीजों पे वो अपना खुद का कंट्रोल रखता है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी और एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे। यूएस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, 2 या 3% के ग्रोथ में भी दे आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली 2 इंजिन हैं वर्ल्ड के, जो मतलब आगे के अगर 2 टायर बोलते हैं गाड़ी चलाने के लिए इंजन के साथ, तो मुझे लगता है यूएस और चाइना ही चाहिए। बट अगर वो जो इंजन को अगर फास्टर ग्रोथ चाहिए तो इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ स्टोरी। अगर 6-7% का कोई अगर कंट्री उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जो ग्लोबली वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ है 2-2.5%, वो शायद हो नहीं पाएगा। तो इंडिया विल ऑब्वियसली बी बेनिफिशियल व्हेन दीज 2 कंट्रीज गेट इनटू टग ऑफ फॉर वॉर। ऑब्वियसली देखो, टक्कर देने के लिए चाइना इज द ओनली कंट्री टू talk like this, behave like this with US, but बाकी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। बट ऑब्वियसली इंडिया इज गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, बट अभी भी 10 साल बाकी है। लास्ट टर्म में जो 2017-2021 में जो ट्रम्प साहब का जो बिहेवियर था वो अगेंस्ट चाइना ही था, बट वो करते करते कोविड के टाइम पे चले गए हम लोग। 2019-2020 के अंदर वी वर ऑन कोविड, तो पूरा दुनिया बंद था, ही कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स। खुद के मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बहुत कम हो चुके थे वो टाइम पे। So I think now it is a last term for him. So obviously he is behaving very hard. He don't want to hurt only one country. मतलब चाइना के साथ ही वो ऐसे मिसबिहेवियर नहीं करना चाहता। He want to try to show कि मैं पूरे दुनिया के साथ ये सब करना चाहता हूँ, बट मेन टारगेट तो चाइना ही है। कुछ दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं और मैं बोलूँगा कि आप अपने सवाल भेजते रहिए। 11 बजे से हम बस शुरू करने वाले हैं और 10 मिनट की देरी है। अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अंशुल जी कहाँ चले गए। अंशुल जी मेरे साथ ही थे, बॉम्बे में ही थे, प्रशांत सर के साथ भी थे, हम लोग सब साथ ही थे। तो अच्छा है, अभी जुड़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से अपने सवाल भेज लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और खबरें। एक और इम्पॉर्टेंट सर डेवलपमेंट हो रहा है। अब अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट वो कह रही है कि भाई टैरिफ तो लग रहा है आपके प्रोडक्ट्स पर, तो हम आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे हमारे ही देश में, मतलब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। तो आप एक काम कर लीजिए,
आप अपने प्राइजेस 10% कम कर लीजिए। सर ये ऐसा हो गया कि मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर टैरिफ लगाया, 110 हो गया। अब वॉलमार्ट कह रहा है कि भाई आप उसका प्राइस 100 रुपये ही रखो ना, 10 रुपये आप अपने कम कर लो, मार्जिन अपना मार्जिन कम कर लो, हम अपना मार्जिन नहीं वो करेंगे, कम करेंगे ना, हमारी गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करेगी, आप कम कर लो। सर ये टैक्टिस कामयाब हो पाएगी अमेरिका की? और दूसरा, अगर हो गई तो ये तो एक जिस पर्टिकुलर सेक्टर में उन्होंने बोला है, वॉलमार्ट ने किचन वेयर प्रोडक्ट्स में बोला है, उन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में बोला है, अगर प्राइसेस उनको कम करने पड़े चाइना वालों को, तो हमारी इंडियन कंपनीज को भी करना पड़ जाएगा सर। तो फिर क्या करें सर? ये जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, हमारी लीडिंग टेक्सटाइल कंपनियां या हमारी किचन वेयर की कंपनियां लाइक लाओपाला, स्टोव क्राफ्ट, और जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, ग्रासिम, सेंचुरी टेक्सटाइल, इस सभी में क्या करें? सर ऑब्वियसली सर देखो, वॉलमार्ट के लिए भी थोड़ा डर जा चुका है रिसेंटली। अगर मैं 15-20 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वॉलमार्ट हैज सेड कि उनका जो ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उन्होंने अजम्पशंस लिए, वो भी जो कम कर दिया है अभी। तो दे आर आल्सो इन फियर बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ एक्शन, लॉट ऑफ देयर बिजनेस मॉडल विल गेट डिस्टर्बेड ग्लोबली। So obviously Indian markets, obviously मुझे लगता है कि 15-20% ऑफ द बिगर टेक्सटाइल कंपनीज या ऑटोमोबाइल कंपनीज या जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो वॉलमार्ट को सप्लाई करते हैं। तो दे विल ऑब्वियसली डू, और वॉलमार्ट के पास वो एक पावर है फॉर नो नो टेकिंग दिस काइंड ऑफ एक्शंस अगेंस्ट एनी ऑफ द वर्ल्ड वाइड बिजनेस कंपनीज। तो इंडिया के लिए शायद वो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, because the biggest client will say like this, they cannot say no, they have to manage themselves। और यहाँ पे जो कॉस्ट रिडक्शन है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करके शायद वो अपना मार्जिन बचाने की कोशिश करें, बट ओवरऑल इट्स नेगेटिव फॉर इंडियन सप्लायर्स। आगे बढ़ते हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इस कंपनी पर भी एक खबर आई है, इनको 2306 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इनका FY25 में जो ऑर्डर इनटेक है वो 22,500 करोड़ रुपए हो गया है। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं अब इंफ्रा कंपनियों को, पावर कंपनियों को दोबारा से ऑर्डर मिलने की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से तेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि सभी को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। मार्च में जितना गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी थी या जो भी कंपनीज के कैपेक्स पर जो भी खर्च होना है, उन सभी को अपने टारगेट्स रहते हैं। ये इंफ्रा पावर कंपनियों में सही समय है पोजीशन बनाने का? ऑब्वियसली यस सर, देखो इसमें आपने आंसर बता दिया था खुद से। जैसे गवर्नमेंट का जो फोकस है, मार्च के अंदर जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हो, रोड प्रोजेक्ट्स हो, सबके जो भी लेटर ऑफ इंटेंट देने हैं, ऑर्डर दे देने हैं, बिकॉज दे वांट टू शो देयर ओन बजटरी जो बैलेंसिंग करना है। तो उस हिसाब से सबके कंपनियों के, मैंने शायद लास्ट 1-2 शो के पहले बताया था कि मार्च 15 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लॉट ऑफ governments will start giving orders, and lot of companies will start showing this kind of positivity, because जो जिस तरीके से प्राइस करेक्शन हुआ है कंपनीज के अंदर 30-40% एवरेज में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में, अगर उनमें अर्निंग विजिबिलिटी दिखाना है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े ऑर्डर्स के इनफ्लोस और लेटर्स और ऑर्डर्स के न्यूज बनाना पड़ेंगे। तो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज, सो दैट कि इन्वेस्टर्स जो है उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आगे वाले जो अर्निंग्स है शायद वो पॉजिटिविटी में तकलीफ हो, मतलब टर्न आउट हो जाए। तो वो हिसाब से मुझे लगता है गवर्नमेंट एज वेल एज कंपनीज आर making sure कि these things come out to the public, and then they think the earnings will obviously grow faster. So overall I think this will continue. आगे बढ़ते हैं। सर, ये जो रेलवे और डिफेंस कंपनियां हैं, इनमें भी कुछ स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे रही है, ये परमानेंट है या ये टेम्परेरी है? देखो मेरे हिसाब से टेम्पररी लग रहा है। एक तो चीज है वैल्यूएशन, थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे आ चुके हैं। अगेन अगर Q4 अर्निंग्स में अगर अर्निंग ग्रोथ एग्जीक्यूशन दिखता नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो कंफर्ट लेवल पर चला जाएगा। सेकेंड चीज, जो इंडियन मार्केट में अभी ये नॉन ट्रम्प टैंडम इंडस्ट्रीज, लाइक जो आत्मनिर्भर इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे रेलवे हो, डिफेंस हो, इवन हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो या बैंकिंग हो, वहां पे शायद फोकस ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा हो चुका है। बिकॉज ट्रम्प दुनिया में जो भी डायलॉग्स मारे, तो रेलवे कंपनीज पे हो या डिफेंस कंपनीज पे ज्यादा एफर्ट नहीं आएंगे, बैंकिंग पे ज्यादा नहीं आएंगे, हेल्थ केयर स्टॉक्स पे ज्यादा नहीं आएंगे। तो वो सबसे लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़े से 3-4 दिन में चल चुके हैं, बट फिर से ये जो 15-20% आ चुका है, तो इट्स ए टाइम टू बुक देयर प्रॉफिट, अगर किसी ने वो एडवांटेज लिया होगा। बट Q4 अर्निंग्स इज ए वेट एंड वॉच। अगर वहां पे एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स ग्रोथ नहीं विजिबल है तो एंड देन दे अगेन सेल ऑफ विल स्टार्ट। जी, कुछ एक कंपनियां सर जिनके मैं खास तौर से बात करूंगा, डेटा पैटर्न, जेनटेक, पारस डिफेंस, इन सभी, गार्डन रीच, इनमें अगर किसी को कोई पोजीशन बनानी हो, कौन सा ठीक है? और किसी में अगर कोई व्यक्ति मिनिमम लॉस पर, या हाल फिलहाल में अगर किसी ने अच्छी पोजीशन बनाई हो, हाल फिलहाल में पिछले 3-4 दिन पहले या 1 महीने पहले,
और उसको कुछ मार्जिनल प्रॉफिट मिल रहा हो तो लेके निकल ले, किससे निकले और कहाँ रहे, अभी कहाँ होल्ड करना और कहाँ निकलना है? सर मेरे हिसाब से जेंटेक जो स्टॉक है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दे चुका है 4 दिनों में। स्टॉक ने बहुत ड्रास्टिकली फॉल भी आया था एक महीने पहले, एंड कंपनी हैज एक्वायर्ड 3-4 कंपनीज व्हिच विल ऑब्वियसली गिव लॉट ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली थोड़ा सा नंबर कॉस्टली वेरी एक्सपेंसिव लगता है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर किसी ने लिया हुआ तो आई थिंक अगले अनदर 5-10% के मोमेंटम में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी ने ये जो लोअर प्राइसेस को अगर किसी ने बाई लक उसमें ले लिया है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए 1500 से लेके 1600 का टारगेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो आत्मनिर्भर के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अग्रेसिव मोमेंटम आएगा। जी, कुछ एक सर पावर कंपनियां जो पिटी हुई थी उसमें ज़्यादातर लोग जो घुसते हैं लाइक आरटीएन पावर, सुजलॉन, ये पावर इक्विपमेंट की कंपनी ऑफ कोर्स, यहाँ पर आपका व्यू सर? सुजलॉन अगेन बेटर लगता है मुझे विद रिस्पेक्ट टू, अगर अर्निंग्स जो देखते हैं तो Q3 भी वो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एबिटा एज वेल एज ऑर्डर बुक जो उन्होंने गेन किया है। तो मुझे लगता है कि आज भी ऑलमोस्ट स्टॉक 5% प्लस है। सुजलॉन शुड बी वन स्टॉक। अगेन सेकंड स्टॉक अगेन आइनॉक्स विंड जो ऑलरेडी आज शायद 5 से 10% ऊपर वो भी खुला हुआ है। ये दोनों स्टॉक में मुझे सुजलॉन लुक्स बेटर फॉर मी। छोटा प्राइस भी है, अर्निंग ग्रोथ भी अच्छे विजिबिलिटी लग रहा है, सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा है, टाइमिंग अभी, और मुझे लगता है अपसाइड भी बहुत अच्छा लग रहा है। साल भर के अंदर किसी को लेना है 65-70 के टारगेट के हिसाब से तो सुजलॉन शुड बी द फर्स्ट फोकस स्टॉक। तो सर अगर बहुत सारे लोग 65-70 रुपए वाले भी फंसे हुए हैं, कुछ लोग 50-55 पर भी आए हैं, तो कहाँ तक रुकें? और जिन्होंने नहीं लिए हैं अभी तक, क्या वो ले लें? 65-70 वाले की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी एवरेज नहीं किया। ऑब्वियसली यस, एवरेज करना चाहिए। मेरे लिए टारगेट 85-90 है एटलीस्ट फ्रॉम करंट लेवल्स फॉर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। ओके, तो 3 से 6 महीने में करीब 85-90 रुपीज़ का टारगेट सुजलॉन में सर बता रहे हैं। और जो लोग फंसे हुए हैं वो इसमें थोड़ा बहुत एवरेज करके और अपनी पोजीशन को एक एवरेज आउट करके थोड़ी कॉस्टिंग कम कर लेंगे ओवरऑल सुजलॉन की अपनी होल्डिंग की, और वहाँ पर आपको 85-90 पे ऑफकोर्स प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि किसी के पास भी उससे ऊपर के रेट के शायद ही हों। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ एक काउंटर और जहाँ पर मैं बात करूँगा जय कॉर्प। इस काउंटर में आज अपर सर्किट लगा हुआ है। अपर सर्किट लगते रहने दें जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पर, क्योंकि जो इसमें इशू आया था ज़मीन बेचने का, वो जो सस्ते में ज़मीन बेच रहे थे ये, उसकी वजह से काउंटर, इसकी जो स्टोरी थी 10 साल 15 साल पुरानी, वो पूरी ख़त्म हो गई और इस काउंटर में होप ही लोगों की ख़त्म हो गई और ये काउंटर एक तरफा पिटा। अभी क्या लग रहा है सर, क्या करें? फॉर मी अगेन थोड़ा सा रिस्की काउंटर है। आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज अगेन स्टॉक शायद सर्किट पॉजिटिव ही जाए। ऑलमोस्ट वो जो न्यूज आया था रिलायंस के बीच में जो लैंड डील हुआ था वो टाइम पे शायद 300-320 के आसपास भाव चल रहा था, एंड आई थिंक ये लेवल पे लोग इसलिए ले रहे हैं बिकॉज मतलब और कितना नीचे गिर सकता है वो सब चीजें स्टोरी के लिए। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज भी नॉट कंफर्टेबल, ऑलमोस्ट ROC, ROE, एसेट टर्नओवर रेशियो, एवरीथिंग इज नेगेटिव। कंफर्टेबली ये फंडामेंटल स्टॉक्स बनता नहीं है। बट हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर्स अगर किसी को रिस्क लेना है, यहाँ से अगर 20% का भी लॉस देख सकते हैं तो दे कैन ट्राई टू अकोमोडेट दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ एक जो फार्मा कंपनियां हैं लाइक मैं देख रहा था ऑर्किड फार्मा, इस काउंटर पर एक अच्छा सर्ज, सर जब भी मार्केट में बाउंस बैक आता है ये काउंटर बाउंस बैक की प्रवृत्ति में अच्छा पार्टिसिपेट करता है। ये मिड कैप फार्मा की कंपनी, क्या लगता है ये कुछ टर्न अराउंड होने के लिए तैयार है क्या? देखो सर, मैंने इस स्टॉक को देखा हुआ है, लास्ट 1 महीने में जितने भी US FDA के जो इंस्पेक्शन लेटर्स आए हुए हैं, आई थिंक इट इज ओनली स्टॉक विच गॉट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। मतलब उनके जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें 0 ऑब्जर्वेशन के लेटर इनको मिले हुए, और बाकी जो भी जब देखोगे फॉर एग्जांपल ग्रैनुअल्स हो, फॉर एग्जांपल सिप्ला हो, फॉर एग्जांपल सन फार्मा हो, उनके ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं 3 से 4 नेगेटिव ऑब्जर्वेशन निकले और वही रीजन से स्टॉक्स नीचे भी आया था। तो दैट कैन बी वन रीजन व्हाई, मतलब उनको ये क्लैरिटी मिल गई है, उनके जो US FDA प्लांट्स हैं वो फुल्ली कंट्रोल्ड बाय मैनेज्ड बाय द US FDA और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। दैट वाज बी वन रीजन व्हाई स्टॉक वेंट वेरी पॉजिटिव। अब देखोगे शायद अगर लास्ट 4-5 दिनों से या 15 दिनों से स्टॉक पॉजिटिव में चल रहा है। सेकंड, अर्निंग्स में अगर मुझे लगता है कि अच्छा विजिबिलिटी है, दिसंबर वाज वेरी मच न्यूट्रल, एंड ये स्टॉक में थोड़ा मुझे लगता है ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी भी बन रहे हैं। तो आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट यहाँ से लेके 1000 रुपीज तक। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, काफ़ी जनता उनका भी वेट कर रही थी।
प्रशांत सर का तो वेट करती ही है। अंशुल जी जुड़ चुके हैं, पूछ भी रहे थे लोग कि अंशुल जी कहाँ हैं, अंशुल जी कहाँ हैं। अंशुल जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हाँ जी अंशुल जी अब दिखाई दिए। अंशुल जी कहाँ से हैं अभी? आज अभी बॉम्बे में ही है ना? नहीं नहीं सर, ये सवाल ही गलत है दर्शकों का कि अंशुल जी कहाँ हैं। एक बार दिल में झांक के देखे होते तो अंशुल जी वहीं मिलते हैं। सर दिल में सबने झांका तभी प्यार से उन्होंने याद किया, लेकिन बात यह थी कि पोर्टफोलियो में जब उछाल आ रहा था और बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, आपने कहा भी था लास्ट मंडे जब हम मिले थे कि बाउंस बैक, एक टेम्परेरी बाउंस बैक आ सकता है। तो लोग यही पूछना चाह रहे थे टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो सर सवाल है, ठीक है, पैसा भी जुड़ा हुआ है तो इसलिए लोग आपको याद भी कर रहे थे। सर देखिए, बाउंस बैक अभी जब तक 23,200 नहीं निकलता है तब तक ये बाउंस बैक में टेम्परेरी ही मान के चलूंगा। लेकिन एक चीज है कि इस बाउंस बैक में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। फिलहाल पहला रेजिस्टेंस जो है वो 22,688 पे है, जो फिलहाल अभी टच नहीं हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर फर्स्ट राउंड ऑफ पुल बैक भी आना है इस बुलिश मूव में तो 22,688, 22,700 टेस्ट करने के बाद ही पुल बैक आएगा। उसके पहले पुल बैक आते हुए नहीं दिख रहा है। तो मॉर्निंग में भी जब डिप आई थी तो हम बायर थे। यहाँ पे भी अगर प्रीवियस डे हाई तक कोई डिप आती है या उस रेंज में कहीं रिजेक्शन बनता है 15 मिनट चार्ट पे तो हम बायर ही रहेंगे। इमीडिएट टारगेट 22,700 का है, 22,688, 22,700। और अगर उसके वो स्लाइस कर दिया, क्योंकि मैं बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि 22,700 पे हल्का फुल्का 15 मिनट के चार्ट पे एक आध घंटे का रेजिस्टेंस मिल सकता है या एक आध पुल बैक मिल सकता है। बट ओवरऑल हम 22,700 को स्लाइस थ्रू करेंगे और थोड़ा सा और ऊपर 23,050 तक जाएंगे। तो इस करंट मूव में मेरी एक्सपेक्टेशन 23,050 की है, विद अ व्यू कि 22,700 एक बार अटका सकता है। ठीक है प्रशांत सर, आप मिल रहे हैं अंशुल जी से आज? वी आर ट्राइंग टू मैनेज द टाइम, मिलना मिलना है आज। ठीक है सर, करिए पार्टी, आज फ्राइडे का दिन है। प्रशांत सर कोई कॉल है आपकी साइड से, प्लस साइड या कुछ? यस, टाइटन मुझे अच्छा लग रहा है ये लेवल पे। मुझे लगता है टाइटन में एक डाउनसाइड बहुत लिमिटेड के हिसाब से, और जिस तरीके से जो वुमेन डे का स्पेशल है, मुझे लगता है कि लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑल, गोल्ड एज वेल एज वॉचर्स, ये भी बहुत स्टोरी बन सकता है। तो आई थिंक टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली ये जो कंजम्पशन स्टोरी है वहां पे भी ये फिट इन होता है। वो तो आई थिंक टाइटन कैन बी ए कॉल फॉर अनदर 100-200 रुपीज फ्रॉम करंट लेवल्स। 30-200 के प्लस की टारगेट के लिए मैं टाइटन लेना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर की तरफ से टाइटन टॉप कॉल, और सर ने बता दिया कि यहाँ पर आप बाय कर चल सकते हैं। कल एक दर्शक पूछ भी रहे थे, उनके शायद 3800 रुपये के कुछ टाइटन लिए हुए हैं, 500 शेयर। तो अगर वो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को तो उनके लिए अच्छी खबर कि सर भी बुलिश है। प्रशांत सर आप हमारे साथ जुड़े। सर ये टाइटन के टारगेट्स हैं 3200 रुपये के, एक बार फिर दोबारा दिखा सकते हैं हम। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट सर ने बताया 3200 रुपये का, 3100 चल रहा है। प्रशांत सर आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।